आदरणीय कुलदीप पुनियाल भाई साहब को कि वो आए और आज के योगा कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आपका आभार कि आपने मुझे आज फिर से आमंत्रित किया है और हमारे आज की हमारी सभा में सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। हम लोग नागपूरला 2 दिवस शिबिर होतं ना, कुठं जाणार आहे त्या ग्रुपला माहिती होतं ऑनलाइन चालू। कविता जी बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। कविता जी आता बायाच नाही आला तर मी काय करू? दिवाळीपर्यंत। जी जी आदरणीय कुलदीप जी जी धन्यवाद। आज का मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करूंगा कि कैसे जो है छोटे छोटे किसान जो जिनके पास छोटी छोटी कृषि जोत होती है, छोटी मतलब कि बहुत कम भूमि में वो जो है कैसे जो है मिल कर के जो है अपने खेती को जो है एक अपने लिए एक आर्थिक संबल बनाते हैं। मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आज आपके सामने रखूंगा और इस पे हम अब चर्चा भी कर सकते हैं कि कैसे हम जो है मिल करके बहुत सारी जगह पे हम इन एग्जाम्पलों को, इन उदाहरणों को जो है अपना सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। इनका हम जो है एक तरह से हम इनका प्रयोग करके जो है किसान को जो है एक समृद्धि की तरफ ले जा सकते हैं। किसान आज, जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। उनकी किसान जब जमीन में जब वो जाता है, जमीन में जब वो अपनी खेती को तैयार करने के लिए जो है अपने हाथ आगे बढ़ाता है, तो जगह जगह पर अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे क्षेत्र के हिसाब से, और कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पे मैदानी क्षेत्र है, कहीं पे पठारी क्षेत्र है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्म की समस्याएं किसानों के सामने होती हैं और किसान उन समस्याओं से जूझते रहते हैं और उनकी खेती कई बार जो है खेती जो है लाभकारी ना होके सिर्फ उनको जो है एक उनका यात्रा वृतांत जैसा हो जाता है कि वो उसको करते ही करते हैं। खेत कहते हैं कि किसान जो है किसान जो है खेती करना नहीं छोड़ता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे बरसे चाहे न बरसे, चाहे सिंचाई हो चाहे न हो, चाहे कैसे भी हालात हो, लेकिन किसान हल जोतता ही जोतता है। वो किसान जो है उसको करता ही करता है, पर वो ये नहीं देख पाता है कि उसकी खेती से उसको कितना लाभ होता है। वो उसको उसकी आर्थिकी में वो नहीं जाता है, बल्कि वो खेत में जरूर जाता है, छोड़ता नहीं है। उस खेत को जो है छोड़ता नहीं है, खेत में हल जरूर लगाएगा, चाहे उससे कुछ निकले चाहे ना निकले। तो ये पूरी तरह पूरे देश में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जो है लोग, अलग अलग किसान भाई जो हैं हमारे इस उसमें प्रयोगों में लगे हुए हैं और वो इसको करते रहते हैं खेती को। समस्याएं उनके सामने बहुत सारी हैं, चाहे वो तकनीक को लेके हों, चाहे वो बीज को लेके हों, चाहे वो मौसम को लेके हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेके हों, चाहे वो मार्केटिंग को लेके हों। बहुत सारी समस्याएं उनके सामने खड़ी रहती हैं। हर समय जो है उनको उनसे जूझना होता है और इसी को लेके जो है बहुत सारे किसानों ने एक नए प्रयोग भी अपने हिसाब से, अपने तरीके, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से किए हैं। देहरादून जिले में एक क्षेत्र है चक्रोता। चक्रोता एक आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी जो है, जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ पे 2 ब्लॉक है। यहाँ पे एक कालसी है और एक चक्रोता, 2 ब्लॉक है। यहाँ पे किसान जो हैं जनजातीय क्षेत्र के जो किसान हैं वो यहाँ पे ज्यादातर जो है पहले परंपरागत खेती करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए जो है कुछ नगदी फसलों का प्रचलन भी वहाँ पे शुरुआत की है।
तो कैसे उन लोगों ने जो है मिल के जो है सोच करके दिमाग लगा करके उन्होंने कैसे अपनी खेती को जो है एक आर्थिक रूप से अपने को मजबूत करने के लिए उपयोग किया है। अपनी खेती में खेती से अपने को मजबूत करने के लिए जो है उन्होंने खेती को एक आधार बनाया है। तो ये मैं आज आपको एक छोटा सा एग्जांपल है, इस पे फिर हम चर्चा कर सकते हैं कि हम कैसे इसको जो है और जगह पे भी हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे चक्रौता एक क्षेत्र है, उन्होंने चक्रौता क्षेत्र में जो है लगभग जो है करीब 2000 किसान के आसपास हैं। 2000 किसान जो हैं छोटे छोटे किसान हैं, ज्यादा उनकी खेती नहीं है, जोत छोटी छोटी जोत है उनके पास। उन लोगों ने वहां पर एक फसल, मैं आज सिर्फ एक फसल की बात कर रहा हूँ, मैं सारी फसलों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका एक रोटेशंस है पर, लेकिन मैं आज एक फसल को उन्होंने अपनी आर्थिक सबलता के लिए कैसे जो है अपनाया है। वो एक फसल है यहाँ पे अरबी। अरबी सब लोगों ने सुना होगा, अरबी एक फसल है जिसको हम ज्यादातर जो है यहाँ पे लोग उसको गृह वाटिका मतलब किचन गार्डन में ही उसका उपयोग करते थे और अपने उपयोग के लिए ही उसको जो है उगाते थे। लेकिन यहाँ पे लगभग करीब 1,500-2,000 किसानों ने एक अरबी को एक नगदी फसल के रूप में जो है उसको जो है अपनाया है। और उसको एक उसकी मजबूत सप्लाई चेन भी खड़ी की है। सप्लाई चेन का मतलब ही मेरा ये है यहाँ पर कि उसको बाजार तक पहुंचाया है, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम उन्होंने कैसे किया है। अपनी एक फसल को जिसको वो सिर्फ गृह वाटिका के रूप में उगाते थे, उसको उन्होंने जो है पूरे मार्केट में ला करके, मार्केट में स्थापित करके आज वो हमारे देश के बहुत सारी शहरों में जो है, बहुत सारी शहरों की बड़ी बड़ी मंडियों में इसका उत्पादन जो है जा रहा है। छोटे छोटे किसानों का प्रयोग है, उपयोग है, लेकिन उन्होंने जो है मिल करके, जब वो मिले आपस में, उन्होंने मिल करके जो है करीब 2000 किसानों ने इसको जो है कैसे जो है पहुंचाया है। तो ये एक बहुत ऐसा एग्जाम्पल है कि हम एक किसी फसल को जिसकी बाजार में डिमांड है, जिसकी मार्केट में डिमांड है, उसको हम कैसे जो है कैसे हम इसको अपनी एक खास तौर तरीके अपना करके, खास पद्धति अपना करके हम कैसे इसको मार्केट तक ला सकते हैं, वो इन्होंने किया है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो फसल होती है, इन लोगों ने जो है ज्यादातर जो फसल को जो है अपनी असिंचित खेती में किया है। असिंचित का मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, ढलानदार खेत हैं, और असिंचित खेती है, असिंचित खेती में इसको उगाया है। और इन्होंने इसका जो टाइमिंग चुनी है, उसकी टाइमिंग जो है इसको ऐसा चुना है कि जब मार्केट में अरबी का उत्पादन नहीं आता है, उस समय इसको मार्केट में स्थापित किया है। इसको जो है मार्केट में लाए हैं, और मार्केट में ला करके इसको इन्होंने बहुत अच्छा पैसा इन्होंने इसको अर्जित किया है। इसमें ये लोग जो हैं अपनी असिंचित खेती में, जो सिंचित खेती होती है उसमें मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है, लेकिन इन्होंने इसको जो है इस फसल को जो है आपको जून और जुलाई में इसका जो है बीज का रोपण किया है, इसका बुआई की है। और इसको जो है अक्टूबर नवंबर में इसको, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो है इसको मार्केट में इसको ये पहुंचाते हैं, मार्केट में इसको ला रहे हैं। और एक बहुत मतलब इसकी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता का जो है अरबी जो है ये मार्केट में ला रहे हैं, और इससे इनको जो है बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। बहुत अच्छा पैसा, मतलब कि आज अगर हम कहें तो इसका रेट जो है 50-60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो है यहाँ पे किसानों को पिछले लगातार 4-5 सालों से 50-60 रुपए किलो का उत्पादन जो है इनको मिल रहा है। तो ये इससे अच्छी खासी आमदनी इनको लगभग हो रहा है। करीबन जो है इस क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में 50-60 करोड़ रुपए जो है सिर्फ इसी की खेती से आ रहा है। तो इससे जो 50-60 करोड़ रुपए जो है, तो इसके उत्पादन से जो उस क्षेत्र में आ रहा है, उससे आर्थिक समृद्धि देखी जा सकती है कि कैसे एक छोटे से क्षेत्र में छोटे छोटे किसानों के घर में कैसे जो है संपन्नता जो है पहुंच रही है, कैसे लोगों को जो है अपने को जो है अपनी जीवन चर्या को जो है वो मजबूत कर रहे हैं, अपने
जीवन को मजबूत कर रहे हैं। तो ये जो है देखा जा सकता है। और आजकल उनका जो है पूरा जो यहाँ की जो स्थानीय मंडियां होती हैं, स्थानीय मंडियों में इसका उत्पादन जो है लगातार आ रहा है। और खास बात इसमें यह है कि ये इसकी पूरी तरह ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग करके जो है इसको बाजार में लाते हैं। पहले इसकी खेत से निकाल करके इसकी धुलाई करते हैं, धुलाई करने पहले इसकी सफाई करते हैं, फिर इसकी धुलाई करते हैं, धुलाई करके इसकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद जो है इसको ग्रेडिंग करके जो है इसमें करीब लगभग 4 से 6 इंच की जिसका साइज होता है उसको जो है ग्रेड करके और उसको जो है अलग करके जो है उसकी पैकिंग अलग से करते हैं। और जो छोटा जो होता है उसको वो बीज के लिए रख लेते हैं। जो छोटा साइज होता है उसको बीज के लिए जो है वो अपने पास या मंडियों में स्टोर कर देते हैं उसको, ताकि उसको जो है अगले सीजन के लिए उसका उपयोग किया जा सके। तो इसका जो है लगभग यहाँ की जितनी भी मंडियां हैं, देहरादून के आसपास जितनी मंडियां हैं, लगभग एक छोटी मंडी है जिसका नाम जो चकौता के पास है वो सैया, उसमें ये आता है। विकासनगर एक बहुत बड़ी मंडी है जिसमें इसका उत्पादन जाता है। देहरादून एक मंडी है जिसमें इसका जो है उत्पादन जाता है। सहारनपुर एक मंडी है जिसमें इसका उत्पादन जाता है। और इसके साथ ही इन्हीं मंडियों से ये और दूसरी मंडियों में पहुंचता है, बड़ी बड़ी मंडियों में पहुंचता है, दिल्ली की मंडी में पहुंचता है, आपके जो एनसीआर में लगी हुई जितनी के आसपास जितनी मंडियां हैं उनमें ये पहुंचता है। और वहां से ये पूरे देश के बाजार पे ये अरबी आज जो है ये पहुंचता है। तो क्योंकि इसका जो टाइमिंग है, जो टाइमिंग इसका जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो है ये मार्केट में रहता है यहाँ पे। और उस समय ये गैप ऐसा रहता है कि ये और जगह से उस समय कम हो जाता है, आना कम हो जाता है। वैसे ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों से जो है ये उस समय कंपटीशन में रहता है थोड़ा सा। तो लेकिन वहाँ का खत्म हो रहा होता है और यहाँ का शुरू हो रहा होता है। इनकी क्वालिटी अच्छी होती है तो इनको मार्केट में बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। और काफी समय से जो है लगभग 2002, 3, 4 से जो है इनका जो माल की आपूर्ति थी वो मदर डेयरी में होती थी। मदर डेयरी जो है जो दिल्ली में जो मदर डेयरी है उसमें इनकी सप्लाई होती थी। सप्लाई शुरू की थी इन्होंने 2002 के आसपास। तो हाँ, 2000 के आसपास जो इन्होंने इसकी सप्लाई आपूर्ति शुरू की थी। और वहां से इनको बहुत अच्छी जो तौर तरीके मिले। इन्होंने जो मदर डेयरी से जो सीखा है, जो उनके जो प्रोफेशनल्स थे, जो उनके जो मार्केटिंग के लोग थे, जो उनके क्वालिटी कंट्रोल के लोग थे, उन्होंने इनको जो है इनकी गुणवत्ता कैसे रखनी है, गुणवत्ता का प्रबंधन कैसे करना है, ये उन्होंने इनको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है कि मार्केट में कौन कैसे इसको पसंद किया जाता है, ग्राहक इसको कैसे लेता है, ग्राहक इसको कैसे देख के जो है इसकी जो है खरीदता है। तो उन सबको गुर सिखाए उनको। और आज वो जो है इसको जो है पूरे देश की जो है मंडियों में इसकी आपूर्ति कर रहे हैं और इससे उनको जो है काफी लाभ जो है उससे हो रहा है। तो ये एक फसल से उन्होंने जो है एक फसल को चुना है। और लगभग एक यहाँ पे जो है जमीन को जो है, जैसे बहुत जगह पे कहीं पे बीघा होता है, कहीं पे तो यहाँ पे एक नाली बोलते हैं, नाली 200 स्क्वायर मीटर की जमीन को जो है एक नाली कहते हैं। तो करीब 1-2 किसान जो हैं कम से कम जो है इसको जो है 3-4 नाली में जो है एक किसान इसको उगाता है। लगभग एवरेज करके जो है 3-4 नाली में इसको जो है उगाता है। लगभग 700-800 स्क्वायर मीटर में जो है इसको उगाता है। और ऐसे लगभग 1000-2000 किसान है जो मिल के इसको जो है उगा रहे हैं। और लगभग यहाँ पे करीब ये एक इससे जो है उत्पादन इसका जो है लगभग 1 हेक्टेयर में करीब 200 क्विंटल के आसपास जो है 180 से 200 क्विंटल के आसपास हो जाता है। क्योंकि अगर इसको हम प्लेन में उगाएंगे तो करीबन इसमें 200-250 मतलब जो है क्विंटल होता है। यहाँ पे लगभग 180 के आसपास क्विंटल पर हेक्टेयर जो है, पर हेक्टेयर जो मैं कह रहा हूँ उसको वो होता है। और इससे जो लगभग जो है यहाँ पे करीब करीबन जो है 60-70 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर इसका है। इस एक छोटे से
पैच में, छोटे से क्षेत्र में, और छोटे छोटे किसानों का उत्पादन जो है ये मार्केट में जा रहा है। तो ये एक ऐसे मतलब जो है छोटे छोटे किसानों ने मिलके जो है इसको, और ज्यादातर जो है इसको ये बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग की तरह इसको उगाते हैं। जो छोटे छोटे किसान हैं इनके पास अ, कई बार जो इनके पास जो है ये दवाई इसलिए भी नहीं खरीदते हैं क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत भी नहीं होती और इन तक पहुंच भी नहीं है। दवाइयों की पहुंच बहुत कम है। तो ये इस खेती में जो है खास तौर पे जो है अरबी की खेती में रसायनों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं। बीच बीच में कुछ लोगों ने इनको सिखाया था कि भाई आप जो है इसमें रसायन डालो तो रसायन से जो है इसका उपयोग, इसका उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन किसानों ने जब देखा कि इसकी जो है उत्पादकता कुछ समय तो बढ़ी लेकिन धीरे धीरे कम होने लगी, तो उन्होंने इसको बिल्कुल से छोड़ दिया। और अब अधिकांश किसान जो है इसको नेचुरल फार्मिंग की तरह ही इसको उगा रहे हैं और इसको मार्केट में जो है ला रहे हैं। तो ये एक मेरा ये कहना है कि मतलब हम जो हैं जगह जगह पे इस तरह के उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी हम इस उत्पादन को जो है बढ़ावा दे करके जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और खास तौर पे यहाँ पे लोगों ने क्या किया है कि अपने गांव स्तर पे छोटे छोटे FIG बनाए हैं। FIG का मतलब होता है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप। 20-25 लोगों ने मिल करके एक अपना ग्रुप बनाया है और वो ग्रुप में इसकी ग्रेडिंग करते हैं, इसकी पैकिंग करते हैं, इसकी स्टोरेज करते हैं। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करके इसको आप जो है अपने 1-2 महीने तक आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको इस फसल से जो है किसानों को काफी लाभ हो रहा है, और ये दिन पर दिन जो है इसकी मार्केट में डिमांड भी बढ़ रही है क्योंकि ये ऐसी टाइमिंग होती है जिसमें और सब्जियों का उत्पादन कम हो जाता है यहाँ पर। और ये एक ऐसी सब्जी है जिसका एक खास एक अलग किस्म की सब्जी है जिससे जो है लोग मार्केट में इसकी आपूर्ति की आवश्यकता होती है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट। और इसकी खास बात यह है कि इसका स्वाद भी जो है एक बिल्कुल अलग किस्म का है। पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसका स्वाद भी जो है दूसरे क्षेत्रों के अलावा जो है इसके स्वाद में भी फर्क फर्क आ जाता है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो है इसके स्वाद में भी जो है, और यहाँ की जो खेती है, जो खेती की जो मिट्टी की संरचना है उसके कारण भी जो है इसमें जो है बदलाव देखे जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एक फसल यहाँ पे किसानों के लिए है। तो इन्होंने एक FIG बना करके गांव में जो है FIG बना करके 20-25 लोगों के ग्रुप बना करके और फिर इसको एक क्लस्टर स्तर पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। क्लस्टर का मतलब हो गया कि 10-15 गांवों के लोगों ने मिल करके एक अपना क्लस्टर वार्ड एक बनाया है। वार्ड के बाद इन्होंने अलग अलग वार्ड हैं, 10-15 वार्ड हैं। 10-15 वार्ड के लोगों के ऊपर एक अपेक्स बॉडी है जो किसानों का जो है एक फल सब्जी उत्पादक संगठन है। वो फल सब्जी उत्पादक संगठन इसको पूरा केयर करता है और इसको फिर मार्केट में सप्लाई करते हैं। और इसको लगातार 10-12 साल तक जो है ये मदर डेयरी में सप्लाई होता रहा है। लेकिन जब मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई है तो अब किसान इसको जो है अन्य बाजार में भी जो है इसको भेज रहे हैं। तो इससे जो है किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो ये एक खास बात इस खेती की है। तो ये एक छोटा सा एक जनजातीय क्षेत्र है जिसके किसान जो हैं जिनकी पहुंच बहुत ज्यादा नहीं होती है, ना नॉलेज पे पहुंच ज्यादा होती है, लेकिन इन लोगों ने जो है एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके एक जो है एक जीवटता दिखा करके एक ऐसी क्रॉप को एक स्थापित किया है। वो आज यहाँ की पहचान है। अगर चक्रौता की अरबी अगर आप सर्च करेंगे तो चक्रौता की अरबी जो है आपको दिख जाएगी कि चक्रौता की अरबी जो है मार्केट में आजकल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में भी यहाँ की अरबी जा रही है। यहाँ की अरबी अगर दिल्ली के बाजार में अगर आप देखेंगे, दिल्ली के आसपास की जो गाजियाबाद है, मेरठ है, आपका यहाँ तक कि लखनऊ तक है, यहाँ पूरा जो है मार्केट में यहाँ की अरबी जो है स्थापित है। और इसका लोग जो है काफी इसको पसंद करते हैं। बहुत दिल्ली के मार्केट में इसको खास तौर पे पसंद किया जाता है और इसकी बड़ी डिमांड होती है। और यहीं से जो है पूरा जो है आजकल जो है पूरा पैक होके जो है यहीं से जा रहा है। तो ये एक छोटी सी एक फसल है, लेकिन ये फसल बहुत जगह पे हो रही है। बिहार में भी हो रही है, राजस्थान में भी हो रही है, आपका मध्य प्रदेश में भी हो रही है।
तो बहुत जगह पे ये फसलें आ रही, तो जो साल भर का साइकिल को पूरा करता है, ये साल भर के साइकिल को इसका जो है पूरा जो होता है, तो ये अ, फसल को इन्होंने गैप भर करके, यहाँ के किसानों ने जो है, जो गैप बीच में था, जिस जगह इस टाइमिंग पे जो है यहाँ की फसल इसकी शून्यता थी, नहीं आ रहा था मार्केट में, वो इन लोगों ने जो है इसको उत्पादित करके मार्केट में लाया है। तो ये किसानों की इस तरह की आज सोचने की जरूरत है, हम मार्केट में इस तरह से सोचने की जरूरत है कि हम किस फसल को कब हम गैप फिलिंग कर सकते हैं, कहाँ पे हमारी जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हमको क्या जगह देती है, हमको प्रकृति ने कौन सी जगह, कैसा स्थान दिया है कि हम वहाँ पे जो है अपने खेती के माध्यम से उसको अपनी आर्थिकी से जोड़ सकते हैं। तो ये एक फसल, ऐसी फसल इनको इन्होंने किया है। उसी तरह से एक फ्रेंच बीन एक फसल है, फ्रेंच बीन को भी इन्होंने ऐसे ही स्थापित किया है। फ्रेंच बीन की फसल को, फ्रेंच बीन की फसल की जो डिमांड होती है वो पूरी साल भर होती है, पूरी डिमांड मार्केट में इसकी रहती है। लेकिन एक टाइमिंग ऐसी होती है, जैसे जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो जो यहाँ की क्लाइमेट है, जो यहाँ का वातावरण है, उसमें हम जो है एक ऐसे टाइमिंग पे दे सकते हैं, जैसे 20 मई से लेके और पूरा जून और जुलाई तक जो है हम इसको जो है मार्केट में ला करके इसको जो है गैप फिलिंग कर सकते हैं। तो इस गैप को भी इन्होंने फिल किया है। अगर आप देखेंगे कि 20 मई से लेके अगर आपको जून तक जो है कहीं भी जो है बीन की फसल मार्केट में नहीं आ पा रही होती है, तो ये मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो उस समय जो है ये इस फसल को जो है मार्केट में ला रहे हैं। और दूसरी टाइमिंग इनकी होती है, दो फसल जो है इसको ये ले रहे हैं। एक फसल जो है, ये एक टाइमिंग इनकी ऐसी है, जब ये बरसात खत्म होती है उस समय इसकी बुआई करते हैं। जैसी बरसात खत्म हुई इसकी बुआई करते हैं, और अब ये दिवाली की टाइमिंग पे इसको जो है मार्केट पे लाते हैं। तो उस समय भी इसकी बड़ी डिमांड होती है इस फसल की। तो इन्होंने गैप फिल करके जो है, गैप फिलिंग करके जो है इसको अपनी आर्थिकी को जोड़ा। इन्होंने मार्केट में पूरा रिसर्च किया, पूरा देखा परखा, मंडियों में जा जा के बात की है कि कौन सी फसल के रेट कब ज्यादा रहते हैं। तो इन्होंने, और वो फसल क्या हम उस टाइम पे उगा सकते हैं या उस टाइम पे हम उसको दे सकते हैं, मार्केट में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। तो उन फसलों को इन्होंने जो है मार्केट पे लाके जो है इन फसलों के अच्छे रेट कमाए। जैसे एक फसल मटर है, तो मटर भी एक ऐसी फसल है कि जिसको इन्होंने जो है एक ऐसी टाइमिंग होती है कि जब मार्केट में नहीं होता है, उस समय पर्वतीय क्षेत्र की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसको हम मार्केट में ला सकते हैं। तो वो गैप फिल करके इन्होंने जो है अच्छे पैसे कमाए हैं। क्योंकि जब प्लेन्स में जितनी फसलें होती हैं उनका व्यापक उत्पादन होता है, बड़ा उत्पादन होता है, और वो उत्पादन जब मार्केट में आता है तो कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड जितनी है अगर सप्लाई भी उतनी है तो रेट ठीक ठाक रहते हैं। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो रेट उसके डाउन हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जब प्लेन्स में होता है तो प्लेन्स में उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, और आपूर्ति जब जब उसकी सप्लाई होती है तो उसके रेट्स बहुत जो है कम चले जाते हैं। जैसे जब पंजाब में होती है या हरियाणा की उसमें होती है, ये जो है निचले हिस्सों में जो है जब इसकी खेती होती है तो उस समय इसके रेट डाउन होते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, वो इसको जो है जैसे मार्च तक जो है ये पंजाब तक की और निचले हिस्सों तक की जो मटर चलती है। लेकिन ये जो है इसको मार्केट में लाते हैं ठीक मार्च के बाद। तो मार्च के बाद जो है जून जुलाई तक जो है ये फसल चलती रहती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहती है वैसे वैसे लेट होता रहता है, और वैसे वैसे इसके रेट बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उत्पादन कम है, क्योंकि जमीन कम है, किसान कम है, और जो है उत्पादन कम है और डिमांड ज्यादा है। तो उससे उनको जो है ज्यादा जो है लाभ मिलता है। तो ये एक ऐसी फसल है, उन्होंने ऐसी इस तरह के फसल चक्र को अपनाया है कि जिससे उनको, किसानों को जो है काफी लाभ इससे हो रहा है। तो इन फसलों को जो है हम, अगर हम इस तरीके से फसलों का चयन करके, बहुत जगह पे होता है कि कुछ खास क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, खास जो है जो जलवायु क्षेत्र है जिनमें हम किसी खास फसल को उगा सकते हैं, तो उन फसलों को हम मार्केट में ला सकते हैं और उनसे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे शरद जी ने, जैसे वहाँ पे जो है वो एक फ्रेंच बीन की जो जो दूसरी
एक फसल है उसको कर रहे हैं सेम का जो जो उत्पादन वो वहाँ पे कर रहे हैं, तो वो उस समय जो है उसको ऑफ सीजन में लाते हैं, जब तो उसका सीजन जो है दूसरे क्षेत्रों में जब वो नहीं हो रहा होता है तो उस समय उसको उगा रहे हैं, तो उससे उनको अच्छे रेट मिलते हैं। तो वो मार्केटिंग का तौर तरीका है कि जब हम उसको जो है कर रहे होते हैं, लेकिन हमने देखा कि उसकी गुणवत्ता में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हम जब उसकी जो है ऑफ सीजन में भी उसको ला रहे हैं तो गुणवत्ता में भी कोई खास परिवर्तन देखने को हमको नहीं मिलता है। तो ये ऐसे करके हम जो है बहुत जगह पे हम ऐसा उत्पादन कर सकते हैं, उससे उससे हम लाभ कमा सकते हैं। तो मेरा आज सिर्फ मकसद ये था कि मैं इसको चर्चा में हम इसको लाएं, कि हम इसमें चर्चा करें कि कैसे हम जो है इसको अन्य जगहों पे भी कुछ ऐसी फसलें हो सकती हैं क्या जिनका हम उत्पादन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कोई खास क्लाइमेटिक कंडीशन है, किसी क्षेत्र की कोई खास क्रॉप है जिसकी टाइमिंग ऐसी हो कि जो वो अन्य क्षेत्र में ना हो रहा हो, तो हम उसकी सप्लाई करके जो है उसका उत्पादन करके उसकी आपूर्ति करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा मकसद आज सिंपल इतना था कि हम इस विषय पे चर्चा करें और इस तरह की फसलों को संगठित होके किसानों के, हम लगातार बहुत समय से जो है एफपीओ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो है जमीनी में हकीकत में जो एफपीओ जो काम कर रहे हैं, जो काम कर सकते हैं, वो इन फसलों पे जो है उन एफपीओ को जो है हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। और इन फसलों के लिए एफपीओ बना करके हम उत्पादन बढ़ा करके एक मार्केट खड़ा कर सकते हैं, और एक बड़ा मार्केट जो है बना सकते हैं और एक ब्रांड बना सकते हैं। जैसे यहाँ की चक्रोता की अरबी, चक्रोता की हम राजमा कहते हैं, राजमा यहाँ की बड़ी फेमस है। और जगह की राजमा, यहाँ की राजमा को करीब 300 रुपए किलो तक के रेट मिल रहे हैं। अब जो मार्केट में आएगी वो करीब जो है वो अभी मार्केट में आने वाली है, लगभग अब इसी महीने जो है वो मार्केट में आ जाएगी। तो उसको लगभग जो है पिछले साल 260 270 तक के रेट थे, तो इस साल उसके मौसम के कारण जो है उसके उत्पादन कम हुआ है, तो उसके रेट इस बार ज्यादा बढ़ने की जो है उम्मीद है। तो इस तरह से हम जो है ऐसे एफपीओ को प्रेरित कर सकते हैं जगह जगह पे। हम जो है जो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कोई खास एफपीओ बने हैं, कुछ मटर के लिए बने हैं, कुछ आलू के लिए बने हैं, कुछ दूसरी फसलों के लिए बने हैं, तो उनमें हम किसी खास जगह की जो विशिष्टता है उसको हम देख करके हम अ, ऐसे एफपीओ को प्रेरित कर सकते हैं, और इससे जो है एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी ऐसी सहायता के कि हमें कहें कि हम, कई बार हम सहायता के लोभ में जो है लालच में जो है हम एफपीओ खड़ा तो कर देते हैं, लेकिन वो काम जमीनी स्तर पे काम नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये अरबी के जो किसान हैं, इन लोगों के कोई लोभ लालच ऐसा नहीं है इनका कि इनको कहीं बाहर से कोई लोभ लालच दिया गया कि हम आपको इस तरह की सहायता देंगे और फिर आप जो है इसको मतलब इसका उत्पादन करें। लेकिन इन्होंने सिर्फ जो है अपनी आजीविका में सुधार के लिए इस मंशा से इसको किया है। तो ये जो है आज जमीनी स्तर पे हकीकत में जमीन में है, और दिख रहा है कि मतलब आज आपको मार्केट में देखेंगे अगर आप, तो फैला हुआ है, और वो इनका नाम है, ब्रांड ब्रांड बिकता है चकोता के अरबी के नाम से, इनका ब्रांड बिकता है। चकोता के अरबी अगर कहीं भी दिखेगी तो लोग उसको जो है उसको मतलब मतलब उसकी खासी डिमांड है, उसका जो है मार्केट में बड़ी डिमांड है, और लोगों को मिल नहीं रहा है। मदर डेयरी जो है इनसे काफी संपर्क कर रही है कि भाई फिर से हमको सप्लाई करें, लेकिन उनके पास जो है अब चैनल बहुत सारे खुल गए हैं। किसान जो है अब अपनी अपने सोच के आधार पे, अपने दृष्टिकोण से, अपने सोच के आधार पे जो है देखता है कि उसको कहाँ सप्लाई करना है, कहाँ आपूर्ति करना है, कहाँ से उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो वो इसको जो है आज उस दृष्टिकोण से कर रहे हैं, और किसान उस बंधन से मुक्त हो गया कि मतलब बंधा हुआ सा है कि भाई हमको यार यही खरीदार हमारे पास है, इसी को हमको देना है। तो वो अब इससे खुल करके खुले मैदान में आकर के अपने हिसाब से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, उसको उसका व्यापार कर रहा है। तो ये जमीनी हकीकत में है, जमीन में है, और ये लगातार इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, और उत्पादन भी बढ़ रहा है लगातार, और किसान भी इसकी नई नई तौर तरीके ईजाद कर रहे हैं, तौर तरीके मतलब तकनीकें ईजाद कर रहे हैं कि इसके उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और कैसे खेती को हम जो है उपजाऊ बना के रख सकते हैं। उनको पता है कि इसको खेती में ये वहीं पे होता है जहाँ पे जो है कार्बनिक जो है मात्रा ज्यादा होती है जमीन में, तो वो इसको
उसी को जो है ताकि उसमें नमी रहती है और नमी से जो इसका उत्पादन बढ़ता है, तो इस तौर तरीकों को वो अपना करके आज इसको मार्केट में ला रहे हैं। तो मैं इसको अगले सेशन के लिए खुला छोड़ता हूँ, ताकि इस पे हम चर्चा कर सकें, और भी लोग अगर इस तरह के सोचते हैं कि उनके क्षेत्र में भी अगर इस तरह का इस तरह की संभावनाएं हैं, तो उनमें भी हम जो है आगे बढ़ के चर्चा करके और इस तरह को स्थापित कर सकते हैं। और इस तरह के एफपीओ को जो मंशा है, असल में एफपीओ की जो मंशा यही है कि हम अपने क्षेत्र में कोई खास फसल को एक ब्रांड बना दें, अपना उसको ब्रांड बना करके वो हमारी पहचान बन जाए, हम उसका उत्पादन बढ़े और उससे हमारी आर्थिक सबलता जो हमको मिले। तो वो इसका असली उद्देश्य है एफपीओ का। सहायता उसकी नहीं है कि भाई हम सहायता दे करके हम एक एफपीओ खड़ा कर दें और फिर जो है उसको वो काम ढूंढे, उसको क्या करना है। तो वो बहुत जो है उसमें काफी मतलब जो है जमीनी हकीकत में बहुत कम उतर पाते हैं। काफी कम संख्या है जो जमीन में उस काम को अंजाम दे पा रहे हैं, लेकिन जो किसान खुद अपना आप सोच के जो कर रहे हैं वो ज्यादा आगे बढ़ जा रहे हैं। तो मैं आगे के सत्र के लिए आदरणीय मुनीलाल जी को मेरा आग्रह है कि आप इसको जो है कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और चर्चा में कैसे ला सकते हैं, चर्चा में कैसे हम और लोगों के विचार भी इसमें सुने कि कैसे और लोग भी अपनी जगह पे इसको ऐसा एक मॉडल खड़ा कर सकते। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। आपका मार्केट को लेकर के हमेशा सफल मार्गदर्शन मिला है और किसान भाइयों ने जैसा आपने कहा है 2000 किसान मिलकर के और हम किस प्रकार से मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना उत्पादन इकट्ठा करके और एक सफल कार्य कर सकते हैं। आदरणीय गजानन पवार जी महाराष्ट्र से हमारे आदरणीय भ्राता जी ने एड्रेस किया है, मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। आप आइए और अपनी संवाद करिए, बात रखिए, सुझाव दीजिए। कुलदीप जी ने जो बोला कि ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बजाय जो फार्मर्स ग्रुप इन्होंने जो बनाए है फार्मर के, तो वही ग्रुप से आगे व्यवसाय या कोई भी काम खड़ा करना मतलब इसमें अच्छी बात है। ये सब जनों ने जान लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो इनकम होता है उसके ऊपर 25% टैक्स लगता है इनकम पे, और व्यक्तिगत ये जो कोई समूह रहेगा या कोई लाभार्थी रहेगा व्यक्ति, तो उसको 40 लाख तक कोई मतलब टैक्स भरना नहीं पड़ता। तो कंपनी की ये एक दिक्कत है। और कंपनी में बहुत सारे ऐसे क्लासेस है कि उसमें ऐसा फिर कंपनी कैसे कर सकती। बाकी जो कंपनियां अपने को अभी दिख रही कि भाई ये ऐसा हमारा महाराष्ट्र का सह्याद्री फार्म हुआ या गोदा फार्म हुआ, तो यह वहां पे वो वन मैन शो है। वो काश्तकारों से माल खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उसमें फिर वो सब वो मैच कर लेते हैं। पर जो उत्पादक है, जो फार्मर, तो ये कुलदीप जी का ये जो मतलब पैटर्न है वो मुझे बहुत ही मतलब भागाया मन को कि भाई गांव में एक 20-20, 25-25 लोगों का ग्रुप बना के किया तो एक तो काम छोटा रहता, सबके दिल आपस में मिले हुए रहते, एक में का काम भी हो जाता। बड़ी अगर संख्या बढ़ी तो उसमें फिर शंका को शंका आने लगती, इन्होंने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा किया होगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है करके मैंने उनका अभिनंदन करने के लिए बोलने मतलब बोलना चाहता था मैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गजानन पवार साहब, आपने आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी की बात का समर्थन करते हुए और कहा है कि हम छोटे छोटे ग्रुप बना करके अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं और हमारे सदन में उपस्थित हैं। तो हैंड्रिच जब करेंगे तो उनको अवश्य बुलाया जाएगा। उसके पहले मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और आज के इस संवाद शामिल हो, सुझाव दें। जी ओम। जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज को बेचने में और किसी भी चीज को टाइमिंग, जो हमारा बल्लर का टाइम है वो हम लोग थोड़ा अर्ली निकालते हैं। और इस योगाहार के काफी सदस्य हमारे जो नर्मदापुरम के काफी लोगों ने लगाई हुई है और अच्छा फायदा ले रहे हैं। और अभी रघुवंशी भैया की बल्लर भोपाल में लगभग 100 रुपए किलो बिकी
तो बड़ी खुशी की बात है कि इस योगाहार की फसल आ गई। और मार्केटिंग करने का यही एक तरीका है कि जो माननीय मोदी जी कहते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आप बना लें और मिलके किसी प्रोडक्ट को बेचें। और कल जो हमारी मुख्य अतिथि बनी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छी चर्चा दी और काफी उनका अनुभव था कि कैसे मार्केटिंग की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो आज इस पे बहुत अच्छा मार्गदर्शन हम लोगों को मिल रहा है कि कैसे हम लोग अपना उत्पाद को बाजार में, मुझे ऐसा लगा कि और भी अपने को जो कृषि मेले होते हैं या जो स्टॉल लगते हैं वहां तक अपना प्रोडक्ट को लेके जाना चाहिए। जी ओम। जी जरूर आदरणीय शरद वर्मा जी, आपने बल्लर किसानों को बीज दे करके और उनका मार्गदर्शन करके, और नर्मदापुरम में बहुत किसानों ने जो सेम लगाई है उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। जैसा आपने बताया कि हमारी पहली रामकृष्ण रघुवंशी जी की सेम भोपाल पहुंच गई है और 100 रुपए किलो बिक रही है। यही खुशी किसान के चेहरे पे देखनी चाहते हैं, और इसी से समृद्ध बनेगा किसान जब उसकी फसल अच्छी रेट में बिकेगी, समृद्ध होगा। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, महाराष्ट्र से हैं, उनका हैंड रिच है, मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद मुनीलाल जी, बहुत अच्छी चर्चा। और मुनीलाल जी की आवाज बहुत दिनों के बाद में सुनने को मिली मार्गदर्शन के रूप में, बहुत अच्छा लगा। मुनीलाल जी मार्केटिंग के मसीहा ही है, उनके साथ में कई बार चर्चाएं होती रही थी, इसके पहले भी हुई है। उन्होंने जो बोला कि भाई छोटे छोटे ग्रुप्स और छोटे छोटे ग्रुप्स के जरिए काम होना चाहिए, यह निश्चित रूप से अच्छा है। और जो मार्केट का समय देख के, यानी हमेशा दो तरीके बोले जाते हैं कि आमतौर पर जब उत्पाद आता है या तो उसके पहले बेचो, उसके पहले मार्केट में लाओ, या जब खत्म होते आता है उसके बाद में लाओ। तो ये दो तरीके जो है, ये दो तरीके में से कोई भी तरीका जो ग्रुप या जो एफपीसी या एफपीओ अपनाएगा तो निश्चित रूप से उनको फायदा मिलता ही है। सही बात है। हमारे वर्धा में भी 2-3 लोगों ने एक प्रयास किया 4-6 महीने के पहले। स्ट्रॉबेरी एक्चुअली वर्धा जैसे या नागपुर जैसे हॉट एरिया की क्रॉप ही नहीं है वो, लेकिन उन्होंने एक पहल की कि क्यों ना भाई हम इसको लगा के देखें। उन्होंने पुणे से टिश्यू कल्चर से प्लांट्स मंगाए, और प्लांट्स मंगाने के बाद में थोड़ा प्रोटेक्टेड एरिया आजू बाजू में केला और आजू बाजू में केले लगा के और एरंडी लगा के उन्होंने लगाया। अलीपुर करके एक छोटा सा गांव है 30-35 किलोमीटर वर्धा से, तो वहां पे एक किसान ने पहल की और वहां पे स्ट्रॉबेरी उगाई, और उसका 200 ग्राम का पैकेट उसने 100 रुपए में बेचा, और वो नागपुर में भी बेचा। तो स्ट्रॉबेरी बन सकती है, इसकी पहल की, और उसके छोटे छोटे पैकिंग करके नागपुर वर्धा में बेचा। तो निश्चित रूप से अब उसका जो एरिया है वो एरिया हमारे हॉट एरिया में भी बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से एक जो निष्कर्ष आता है कि जो क्रॉप अपने एरिया में नहीं, उसकी भी कोशिश करो, उसके छोटे पैकिंग करो, छोटे ग्रुप्स बनाओ और निश्चित रूप से उसको बेचो, तो किसान को फायदा मिलता है। एक इन्फ्लुएंस यही आ रहा है, हमेशा ही आता है बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में भी, कि जो बेचा जाएगा उसी को निर्माण करो। दिक्कत क्या है, जो अभी उनियाल जी ने बोलते बोलते भी बोल दिया, छोटे छोटे समूहों में या छोटे छोटा उत्पाद यहाँ पे है, वहां पे दिक्कत नहीं है। वहां पे ये तरीका जो तरीका अभी उनियाल जी ने बोला या जो हमने बताया अभी ये स्ट्रॉबेरी का वगैरह, वहां से दिक्कत नहीं है। दिक्कत दो तरह की है जो मार्केटिंग के लिए आमतौर पर किसानों को लड़ना पड़ता है या झगड़ना पड़ता है या मुश्किलें झेलनी पड़ती है। एक तो उत्पाद जहां बड़े प्रमाण में हो जाता है प्लेन्स में, यहाँ पे पंजाब हरियाणा और मध्य प्रदेश काफी सारे हैं, यहाँ पे पहाड़ी एरिया छोड़ के कि बड़े बड़े पैमाने में उत्पाद हो जाता है, वो एक। अब उसको दूसरी चीज कि जहाँ पे वो उसका भंडारण कैसे करना। अब मिसाल के तौर पर हम यदि सोयाबीन लेंगे, अब सोयाबीन घर घर में कितना खाया जाएगा,
उसको आने के बाद में बेचना ही पड़ता है। कपास है, उसको उत्पादन कुछ नहीं कर सकते, बेचना ही पड़ता है। धान गेहूं की भी यही बात है, रख 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 के कितना रखेंगे। तो बड़े पैमाने में जब ये उत्पाद होते हैं तो उसको किसान सस्टेन नहीं कर सकता, उसकी हालत नहीं ऐसी होती कि भाई जब भाव बढ़ेंगे तब बेचेंगे आदि, उसको स्टोरेज करो, उस पे ऋण लो बैंक का। यह जो सिस्टम्स है, यह सिस्टम्स नहीं है आज भी, और है तो वो बहुत कम प्रमाण में है, इसीलिए मार्केटिंग की समस्याएं आती है। तो ये जो बड़े बड़े उत्पाद होते हैं जो घर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए जो नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है और इसके लिए फिर जो अलग तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, यह मुख्य मसला है। यह मसला भी अभी खत्म करने के लिए, जैसा उनियाल जी को मैं बोल रहा कि मार्केटिंग का उनका बहुत अध्ययन है, तो अगर रिसेंट में कुछ आधुनिक तकनीक या आधुनिक कुछ व्यवस्थाएं इस तरह से हम कर सकते हैं तो उसके बारे में वो यदि मार्गदर्शन करे तो अच्छा होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, आपने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। अब चलते हैं रामकृष्ण रघुवंशी जी, हम निरखी जिला नर्मदापुरम से आप सादर आमंत्रित हैं, आप अपना अनुभव बताएं। रघुवंशी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है तो आवाज आ गई है। कभी कभी क्या सुबह सुबह इधर नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो सदन को सभी सदस्यों को प्रणाम। और जैसा कि अभी आपने बताया कि जो सेम है वो मार्केटिंग का एक ऐसा इशू है कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे अभी कि या तो आप शुरू में लेके आओ या लास्ट में लेके आओ। मतलब मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई का है कि जितनी डिमांड है अगर उससे अधिक क्रॉप आ गई तो रेट गिर जाएंगे, और कम जब मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं रहती है जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो रेट आपको अच्छा मिलेगा। ऐसे ही अभी मैं बलर के ऊपर से आप चर्चा कर रहे थे तो मैं आज शायद हमने भेजा था, आज तीसरा दिन है वो, हमने 31 kg अनंत मंडी भेजी थी, हमारा जैविक मार्केट लगता है उसमें। तो आज उन्होंने पहले दिन 5 किलो, दूसरे दिन 10 किलो, और ऐसे करके उन्होंने भेज दी। कुछ 3 किलो उनके पास बच गई थी। तो आज 3 दिन के बाद भी वो सेम एज इट इज रखी हुई है। मतलब ये वैरायटी की एक सबसे सुंदर बात मैं मंच पे साझा करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में कि ये जो वैरायटी है इसमें एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये इसकी कीपिंग क्वालिटी जो है वो इतनी बढ़िया है कि आज 3 दिन के बाद भी, वो कमलेश सर बता रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा है कि सर ये 4 दिन पहले की टूटी हुई है। 3 दिन के बाद भी जो बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा था वो ट्रेड हो रहा है। और उनके शब्द ये थे कि बहुत शानदार है, इसमें नो डाउट। उन्होंने ये शब्द बोला तो मुझे आत्मिक संतुष्टि इतनी मिली कि ठीक है, हम जिस चीज को कर रहे हैं उस चीज में सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट, जब भी हम वेजिटेबल मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, तो ये पर हमें एक बात का ध्यान रखना था कि इसको प्रिजर्व कैसे करके रखें, पैकिंग कैसी करें, सेफ कैसी करें। लोग क्रेड में भेजते हैं ताकि माल डैमेज नहीं हो, हमने खाली बोरी में ही उसको भेज दी थी। हमने सोचा कि बस में अब थोड़ा बहुत तो डैमेज होगा, 1-2 किलो खराब होगा ऊपर ऊपर का, और क्या होगा, इतना ही होगा। टाइम कम था, बस का भी टाइम हो रहा था, तो हमने सीधा बोरी में डाल के भेज दिया था। वो इतनी दूर से 150 किलोमीटर से उसमें लटकाती हुई गई, उतारी, अनलोडिंग सभी हुआ उसमें। लेकिन उस चीज में सबसे अच्छी बात ये हुई गुरुदेव कि आज 4 दिन के बाद भी वो माल डैमेज नहीं हुआ। तो इसकी कीपिंग क्वालिटी जो आदरणीय परम आदरणीय हमारे शरद भैया ने हमको जो उपलब्ध कराई है वो तो अद्भुत है। उसका जो रखने के लिए हमें जो प्रिजर्व करने वाली की समस्या है वो दूर हो गई हमारी। तो उस सेम को आज 4 दिन बाद भी वो मतलब उसकी कीपिंग क्वालिटी इतनी शानदार है, तो इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों को बधाई भी देता हूँ कि बढ़िया ट्रेडिंग हो रही है। आज से मैं तो बाहर हूँ, अभी प्लांटेशन के चक्कर में मुझे 10 लाख पौधे लगाने हैं, तो सब किसानों के यहाँ इधर उधर यात्रा मेरी जारी रहती है। अभी भी मैं सुहागपुर के लिए निकल रहा हूँ, एक है 40 एकड़, तो उनको भी पौधे लगवाना है, तो उनसे मेरी सुबह मीटिंग है अभी, तो उनसे बात करके और फिर मैं आज बलर फिर टूटेगी। वो बोल रहे थे कि अभी तो वहां से भी डिमांड आ गई कि आप तो हर 3 दिन में 50 किलो, आधा कुंटल भेज दिया करो।
तो ये जो सेम की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, 4 दिन तक अभी चली। बोले आपकी दूसरा खेप आएगा, तब तक ये चलती रहेगी, थोड़ी बहुत जो बचेगी वो अपने हमारा काउंटर है वहीं से बेच रहे हैं, रिटेलिंग ही कर रहे हैं। और होलसेलर भी आए थे हमारे पास से, तो जिनको हमने हमने फार्म हाउस से हमने कहा ले जाना लाना, 50 रुपए में हो जाएगा। जब हमको 100 मिलने लगा तो फिर हमने उनको मना कर दिया कि अभी हम तो नहीं दे पाएंगे। तो ये इसलिए मैं सदन में सभी को धन्यवाद देता हूँ, खास करके शरद भैया को। उन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया और उनकी वैरायटी बढ़िया फल रही है, फूल रही है, और कीपिंग क्वालिटी उनकी बहुत शानदार है। आज 4 दिन बाद भी, नहीं तो 4 दिन में टमाटर की हालत या दूसरी सब्जियों की जो हो जाती है वो उसमें शिकायत नहीं है। जी ओम। जी बहुत बहुत शाबाश आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। जी पवार साहब ने हैंड रेज किया है और हमारे आदरणीय पवन कुमार जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। जी पवन आदरणीय गजेंद्र पवार साहब। रघुवंशी जी, पेड़ कौन से लगा रहे हैं आप? रामकृष्ण जी। गजानन साहब, वो जो प्लांट है उसमें एग्जॉटिक मैंगो है, मियाजाकी मैंगो है, काला ब्लैक मैंगो है, काला आम भी है, और सूर्यमन चेरी है। खास करके एग्जॉटिक फ्रूट ज्यादा है हमारे पास, वो ज्यादा लग रहे हैं। मतलब और वो एक हाँ कमर्शियल प्लांटिंग है। हाँ कमर्शियली कर रहे हैं कम, सर, कमर्शियल प्लांटेशन। क्योंकि फार्मर को क्या है, देखिए कहना अलग बात है धरातल पे और साबित करना अलग बात है। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अगर प्लांटेशन आदमी क्यों करेगा, वो कहते हैं ना कि अगर बगल लाल उसके रेवेन्यू नहीं आएगा ना, मेड़ तो पे रेवेन्यू ओरिएंटेड मॉडल में जरूरी है सर। मेड़ पे अगर बेल के झाड़, महुए के झाड़ अगर लगा दिए तो अंदर का जो वातावरण है अपना, जी वो जी भी अच्छा रहेगा। और जी जी मेड़ पे ये 4-5 प्रकार के पेड़, जैसा इमली के पैसे बनते, बेल के पैसे बनते, महुए के पैसे बनते, जी जी तो जी ये भी प्लांटेशन उसमें थोड़ा ध्यान में रखे कि या तो पर्यावरण को भी ये हो जाएगा, और अंदर की जो फसल होने वाली है, जैसा अभी किशोर जी ने बोला कि ये स्ट्रॉबेरी अलीपुर में हुई और उसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल एक वातावरण तैयार किया, तो वो मतलब क्रॉप के लिए प्रोटेक्टिव होगा। जी जी ये जी। सब जो अपने पेड़ है ये, हाँ, तो ये हम भी लोगों थोड़ा ने मतलब अब हम कर ही लोगों रहे तो उतना कर देना। हम लोगों ने पेरी फेरी में, गजानन साहब, जो पेरी फेरी है, बाउंड्री है ना, उसकी पेरी फेरी में हमने लोगों ने बनाना लगा दिया है। और उसकी सेकंड रो जो एक बीच में से ट्रेंच मारी थी साइड साइड में, जो बाहर का रेसिड्यू दूसरे किसान का हमारे खेत में ना आए, तो वो ट्रेंच में हमें इसका क्या मॉइस्चर रहता था। तो उसकी एक रो में एक तरफ बनाना है और दूसरी रो में गन्ना है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने 2 बैरियर खड़े कर दिए, बाहर के एटमॉस्फेयर के लिए भी, और जो कीट अंदर आते हैं क्षेत्र के अंदर, तो उनके लिए भी वो हो गया। तो हमने अभी 250 बेल के पौधे उसके लिए डिजाइन करके रखे हैं, और वो आ भी गए हैं हमारे। तो उनका लगना अभी बाकी है। हाँ, 20 फीट में नहीं, बेल ले रहे हैं। अब प्लांट से मैं प्लांट की दूरी, जी, 20 फीट। नहीं, मेरे कहने का मतलब यही था कि अपनी देशी पेड़ जैसे आंवला हो गया, इमली हो गई, ये पेड़ जी अभी जी बहुत ही कम ही हो गए ना। हाँ, ये कम हो गए ना वो। ये इनका तो आप देखिए ना, कबीट गायब, मार्केट से कबीट गायब गायब है। जो कबीट की चटनी तो बनती है ना, हाँ वो अरे बहुत केवल बढ़िया बन। हाँ, बहुत शानदार चटनी बनती है। आप अचार बना सकते हैं, अचार बेच अचार सकते हैं। बहुत अचार बहुत बढ़िया बनता कविट का अरे जो अचार। कबीर का अचार मैंने खाया है सर, आदमी दीवाना हो जाता है, मजा आ जाता है उसमें। तो ऐसी चीजों का हम सेलेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों के सबके सुझाव हमेशा आमंत्रित रहे हैं। आप जो भी सलाह देंगे उसमें हम लोग क्या नया कर सकते हैं, उसको कैसे सजा सकते हैं, धरती के श्रृंगार का विषय है। और इस श्रृंगार में की यात्रा में, इस यात्रा में बहुत जो, बहुत बढ़िया सोच। आपके जी आपकी सोच को सलाम है रघुवंशी जी। जी 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 सर। तो इसमें सभी लोगों की, आपकी आहुति की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा महान यज्ञ करने जा रहे हैं हम लोग। और इस यज्ञ में जिसने भी जो जो भी एक रत्ती भर भी जिसका सहयोग रहा है, सदन और मैं सदन की तरफ से सभी का कृतज्ञ हूँ और हमेशा आभारी रहूंगा। इसमें अगर कोई कुचला बीज के भी अगर पेड़ मिले, कुचिला के सर कुछ मेरे पास करीब 17-18 प्लांट है, और 12-12। उसका बीज जी, बीज बहुत महंगा जाता है उसका, कुचिला का। कुचला का। हाँ, हाँ, ये जो ये नक्षत्र वाटिका में एक विशेष नक्षत्र होता है, उसका पौधा है ये। हम्म। नक्षत्र वाटिका में कुचिला का उपयोग है।
और दूसरी बात चली थी भंडारण के लिए, डॉक्टर साहब ने बोली थी, तो ये जो कुलदीप जी के जो स्वयं सहायता बचत गट है, उन्होंने अगर 25 लोगों ने अपने मतलब थोड़े थोड़े भी पैसे जमा किए तो एक 30 बाय 80 फीट का जो एक भंडारण गृह वो बना सकते खुद का। और वो भंडारण गृह अगर काउडंग पुट्टी से बनाया जाए जी तो उसमें 70% बचत हो जाती है बांधकाम में, क्योंकि काउडंग पुट्टी को ईंटें जोड़ने के लिए और छपाई के लिए रेती नहीं होना और क्यूरिंग नहीं करना पड़ता, इतना 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 मजबूत बन जाता। और अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर 5 से लेके 10 डिग्री तक कम हो जाता, मतलब ये ठंडा भी रहेगा वहां पे। तो अभी ये हाँ, हाँ, अभी गवर्नमेंट से के सहयोग से एक पैक हाउस डिजाइन किया है, तो वो उसमें 4 लाख का प्रोजेक्ट है टोटल वो, और 2 लाख रुपए पैक हाउस के लिए अनुदान है 50%। और थोड़ा सा अगर टेक्निकली स्ट्रांग होके अपन काम करें तो जितने का पैक हाउस बन रहा है, जो अनुदान मिल रहा है, उतने से थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा और तो उतने में बन के तैयार हो जाता है। तो उन्होंने उसमें एक बहुत सुंदर पैटर्न अपनाया है। उन्होंने क्या किया है, पैक पैक हाउस को बनाने के लिए पहले जो चारों तरफ से वॉल ली, ऊपर वेंटिलेशन दिया, और नीचे से 2.5 फीट 2 दीवारें ली, और दीवारों के बीच का जो डिस्टेंस रखा उन्होंने, कितना रखा, 6 इंच। और 6 इंच के बीच में क्या भरना है, बालू रेती, सैंड। और बालू रेती भरने के बाद में उसको थोड़ा सा मॉइस्चर दे दें, तो उसके अंदर का तापमान करीब करीब चला जाता है 21 डिग्री 20 डिग्री के आसपास रह जाता है। तो आप वहां पे अगर टमाटर जैसी क्रॉप या कोई भी फ्रूट को आप स्टोर करेंगे 2-3 दिन कुछ गड़बड़ नहीं होता है। नहीं नहीं, तो ये जो मैं बात कर रहा ना काउडंग पुट्टी की, जी तो इसकी स्ट्रेंथ सीमेंट से 30% ज्यादा है, 40%। जी और इसमें बनाया हुआ जो अपना गोडाउन रहेगा या मकान रहेगा, जी तो जुड़ाई के लिए और छपाई के लिए रेती नहीं होना, जी उसी से जुड़ाई होती, उसी से छपाई हो जाती। जी और वो उसको क्यूरिंग भी नहीं करना पड़ता। और इसमें तकरीबन 30 से 40% अपना जो मतलब बनाने का खर्चा है वो बच जाता है, और इको फ्रेंडली जो भी कुछ बनाएंगे पर वो बन जाता है उसमें। तो ये अभी अमरावती में गजेंद्र निर्माण 2 मंजिला बिल्डिंग बना रहे, इसकी मैं देख के आया वो, तो मतलब 4 इंच की भी दीवार की स्ट्रेंथ ऐसा ठोक के देखे तो अपने को समझ में आ जाता है ये। और उससे उससे मतलब क्या, गौशालाओं को भी थोड़ा मतलब ये पैटर्न, अगर सीमेंट का रिप्लेसमेंट अगर इसमें हो गया तो बहुत बड़ा पर्यावरण का अपन, एक तो गौशालाओं को उसका फायदा होगा, और दूसरी बात यह है कि अपन पर्यावरण को भी मतलब धीरे धीरे होगा ये सब, ऐसा जरूरी नहीं तड़ाके से हो करके। तो ये भी एक बात उसमें हो सकती है। नहीं, इसमें पवार बोलना साहब, था आप मुझे जो भंडार बोल रहे में। हैं वो बहुत ही आवश्यक है, और आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है कि अभी आप गर्मी के अंदर देखेंगे ये स्थिति हो जाती है सीमेंट के मकानों की कि आग की भट्टी बन जाते हैं। जब दिन में तपता है तो हमारे गांव में तो 12-1 बजे तक मकान ठंडा ही नहीं होता है। गांव के अंदर ये स्थिति है। तो जो सीमेंट के जो मकान बनते हैं वो गर्मी में, ये समझ लीजिए कि जैसे ओवन होता है ना, ओवन की तरह इतना सफोकेशन भी होता है, और इतनी हीट जनरेट, जो दिन भर में हीट सीमेंट एब्जॉर्ब करती है, फिर उसको धीरे धीरे वो 1 बजे तक रिलीज होती है, 2 बजे जाके कहीं मकान थोड़ा ठंडा होता है। ये जो आप बता रहे हैं ये जरूर करना चाहिए, और ये थोड़ा सा मुझे लिंक दीजिएगा, तो हम लोग इसका एक रूम बना के और बराबर काम करेंगे। ठीक है, मैं आपको 10 बाय 10 के रूम के लिए मतलब वो कितना मटेरियल थोड़ा सा लगता 10 बाय 10 का कोटेशन मंगवा के कि अभी कितना एक्सपेंस आएगा, इसमें कितना क्या करना है, तो वो थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाएगा। आपका चारकोल वाला हम चालू करवा दिए हैं। अरे वाह, हाँ, अरे गुरुजी आप भेजो, और हम ना मतलब किसी भी चीज को ना सुनना एक अलग बात है, कथा सुन के घर आ गए और उस पर काम नहीं किया तो कैसे चलेगा। जो भी आपको मिलता है उसको एग्जीक्यूट करना, अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। हाँ बराबर बराबर। और ऊपर वाले ने आपको ताकत भी प्रदान की है। अरे गुरुजी वो क्या है, ये जो ताकत है मेरी नहीं है, आप सब आपके सारे ये जो मंच है ना, मंच में जो कुछ अच्छे लोग हैं जिनके, और हर एक की अपनी ऊर्जा होती है, हर एक का अपना ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, वो प्रभावित करता है।
तो ये सब ऊर्जा हमारे परम आदरणीय शरद भैया, परम आदरणीय हमारे मुन्नीलाल सर और पवन सर, ये सब इन सब लोगों की ऊर्जा इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वो फिर कोई चीज रोक नहीं पाती है। आते हैं ऑब्स्टेकल आते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन आपको अगर शिद्दत से काम करेंगे ना, जो शिद्दत नाम का जो शब्द है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और वो है, मैं हर जगह मेरी मीटिंग में भी यही बोलता हूँ, जो भी मीटिंग होती है, कि बन ले आओ अपने अंदर किसी भी काम के प्रति, बराबर वो सृष्टि आपकी मदद करेगी और सारी कायनात आपको सफल करने के लिए जुट जाएगी। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। आप धरती माता को सजाएंगे, श्रृंगार करेंगे और वो माँ हम सबका श्रृंगार करेगी। और हमारे बीच में आदरणीय पवन कुमार जी उपस्थित हैं और मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय पवन कुमार जी आए और हम सबसे सम्मान मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी धन्यवाद मुन्नीलाल जी, बहुत सुंदर। आज का कुलदीप पुनियाल जी हमारे आज मुख्य अतिथि थे और रामकृष्ण रघुवंशी जी ने भी आज अपनी बात कही है। तो मैं मिस्टर डोमिनिक के साथ बैठा हूँ। अभी हम रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली के रास्ते में है और उनकी टीम हमारे साथ है, हम साथ नाश्ता कर रहे हैं। ये हमारे टीम मेंबर्स हैं, विवेक जी भी बैठे हुए हैं, मैडम है, ममता जी भी हैं और हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि कृषि के ऊपर हम कैसे कृषकों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों पर मिस्टर डोमिनिक और उनकी जो संस्था है कृषि जागरण, एक कई हजार किसानों को सम्मानित करने वाली है दिसंबर के प्रथम सप्ताह में। और इसके बारे में फिर हम एक दिन इनका आपका सेशन सवेरे के उसमें लेंगे, जिससे कि आप हमें और डिटेल में बता दें हमारे किसानों को। उस दिन हम और किसानों को भी साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे ये मैसेज सब जगह पहुंच सके। और मिस्टर डोमिनिक, आपका कैसा लग रहा है आपको? व्हाट आर यू कैन स्पीक? या सर नमस्कार। मैं बहुत खुशी हूँ। एक्चुअली हमें पवन साहब के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार आज मिल रहे और आप लोग इतनी बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई नहीं किया अभी तक। और कैसे फार्मर्स सेल्फ सस्टेन होके आगे बढ़ रहे हैं, ये स्टोरी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें उम्मीद है आप लोगों का सहयोग से, आप लोगों से गाइडेंस से ये हम भी पूरा इंडिया नहीं पूरा दुनिया ये पहुंचना चाहिए। अभी सर बोल रहा था पहले बैंकॉक में कई जगह में सर ने ये आगे पहुंचा दिया। सो हम भी चाहता हूं आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों का गाइडेंस से आगे बढ़ना। और हमारे एक छोटा प्रोग्राम है दिसंबर में दिल्ली में, उसके बारे में सर आप लोगों को बाद में बता देंगे। लेकिन हम इनवाइट कर रहा हूं आपको 6, 7, 8 दिल्ली ऊषा ग्राउंड में। सो बहुत धन्यवाद। We wish you all the best. Thank you. Thank you. धन्यवाद डोमिनिक जी, बहुत अच्छा लगा। आज आपकी टीम के साथ हमारी बातचीत हुई है, संवाद हुआ है। आगे इसके ऊपर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम इसी प्रकार से पूरे देश में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती का जो हमारी मुहिम है उसके साथ जोड़ते हुए, उसके साथ जो अच्छे काम है उसके बारे में बताते हुए हम लोग आगे काम करेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब हमने आगे भी जाना है कुछ देर में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। बहुत 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 सुंदर, बहुत क्या बात है। बहुत सुंदर। ठीक है, आपका बहुत बहुत ओके धन्यवाद सर। ओके ओके, फिर हम आगे संवाद करेंगे, जारी रखेगा संवाद हमारा। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। पवन जी बीच में आए थे तो मैं थोड़ा सा पवन जी को थोड़ा ये बताना चाहता था, वो लेफ्ट हो गए हैं। वो असल में जब जो मैं आज कहानी बता रहा था उसमें पवन जी भी हमारे साथ थे। जब हम उस मार्केटिंग की जो अरबी की खेती की जो मार्केटिंग है उसको किसानों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, किसानों को जोड़ रहे थे, तो पवन जी के मुंह से भी अगर हम थोड़ा सुनते कि वो कैसे वो उन्होंने उस समय जो है हम लोगों ने मिलके जो है उसको आगे बढ़ाया था और कैसे करीब लगभग 2000 किसानों को एक साथ जोड़ने के लिए जो है एक मुहिम चलाई थी। और उनका एक इसमें पूरा मार्गदर्शन था, वो हमारी टीम में हेड कर रहे थे उस समय। तो वो पूरा एक अपना एक अनुभव था, पूरा काफी बड़ा अनुभव था। तो पवन जी की प्रतिक्रिया भी शायद इसमें आती तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कैसे जो है वो भी इसके हालात उसके
जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी थोड़ा सा थोड़ा सा प्रकाश डालते तो अच्छा होता है। लेकिन मेरे ख्याल से वो यात्रा कर रहे हैं, तो उनको यात्रा में शायद मेरे ख्याल से नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, तो फिर से कभी दोबारा उनसे सुनेंगे। तो वही किसान, अब जो मैं कह रहा था कि यही जो किसान हैं, जो अरबी के जो किसान हैं, वो अदरक की खेती भी जो है मार्केट में ला रहे हैं अभी। उनकी अदरक भी अभी मार्केट में, अदरक और अरबी वो दोनों फसलें सिंचित क्षेत्र में वो जो है अदरक उगाते हैं, और असिंचित क्षेत्र में वो अरबी उगाते हैं। तो सेम वही है कि टाइमिंग ऐसी है कि अदरक की डिमांड जो है इस समय जो है काफी बढ़ जाती है सर्दियों में। तो इस समय सर्दियों में जो है उस गैप को फिल करने के लिए जो है जब अदरक मार्केट में नहीं होता है इस नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में, हालांकि अब तो जो है अदरक पूरे आपका नॉर्थ ईस्ट से भी यहाँ पे पहुंच रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी में, यहाँ की जो अदरक की क्वालिटी है उस क्वालिटी में काफी फर्क है, उसके रेट्स में भी काफी फर्क हैं। जो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है उसका रेट्स अलग हैं, जो यहाँ का जो है बैंगलोर से अदरक आ रहा है, बैंगलोर से भी अदरक आ रहा है, तो वो उसके रेट्स अलग हैं। तो जो यहाँ का अदरक है उसकी खास स्पेशलिटी है, और वो जो है अदरक के अरबी के साथ अदरक भी जो है साथ में ला रहे हैं। तो ये 2-3 महीने का पूरा राउंड होता है जिसमें अरबी और अदरक जो है यहाँ के किसानों का जो है मार्केट में आता है। और ये जब हमने 2000 के आसपास जो है, सन 2000 के आसपास जो है पवन जी के साथ मिलकर हमने जो है एक पूरी मुहिम चलाई थी पूरी क्षेत्र में। उस क्षेत्र में जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ के किसानों को ऑर्गेनाइज करके, उनके छोटे छोटे ग्रुप बना करके, उन ग्रुप्स को जो है मोटिवेट करके, मोबिलाइज करके, और जैसे गजानन जी कह रहे थे, आदरणीय गजानन जी कह रहे थे कि उनका जो स्टोरेज जो है, अब जो है उन लोगों ने जो है वहाँ के जो किसान हैं, वो जो छोटे छोटे ग्रुप है, उन लोगों ने स्थानीय जो प्रशासन है, शासन है, वो उनके साथ जो है बहुत सारी सुविधाओं को लिया है, और छोटे छोटे स्टोरेज जो है अपने गांव स्तर पे बनाए हैं, जिनमें वो स्टोर कर रहे हैं अपने जो जो ये ऐसा जो उत्पाद है जो कुछ समय तक खराब नहीं होता है, 2-3 महीने तक वो आराम से निकल जाता है। तो वो उन्होंने स्टोरेज जो है विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर के, जो सरकार की जो योजनाएं हैं जो उनका लाभ लेकर के उन्होंने जो है, और सरकार ने भी इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजना को जो है योजना का रूप थोड़ा सा बदल करके किसानों के अनुरूप जो है उन स्टोरेज को जो है स्थापित करने में मदद की है। और किसान उसका बखूबी जो है लाभ ले रहे हैं। अपने अपने छोटे उन्होंने ग्रेडिंग सेंटर, पैकिंग सेंटर, इस तरह के उन्होंने जो है स्थापित किए हैं, और किसान अब खुद उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वो ये एक बड़ा जो है उसमें यह था कि किसानों ने कैसे जो है अपनी आवश्यकता के लिए जो उनकी जरूरतें थी, सरकार के साथ मिलकर जो अपनी बात कही, और अपनी सरकार ने अपनी योजनाओं में थोड़ा सा आमूल चूल परिवर्तन करके जो है किसानों की जरूरत के हिसाब से उसको जो है किसानों को जो है मुहैया करवाया है। ये एक खास बात इस योजना में था। और पवन जी इसमें जो है हमारे सूत्रधार थे, उन्होंने जो है उस योजना को जो है लोगों को जोड़ने के लिए, उस समय हमने मदर डेयरी के साथ इनको लिंकेज करवाया था, उनके साथ जो है नॉलेज शेयरिंग, मदर डेयरी के साथ हम सिर्फ मार्केटिंग नहीं सीखी, बल्कि मार्केटिंग के साथ साथ हमने कैसे जो है उसकी क्वालिटी कंट्रोल और उनकी क्रॉपिंग को कैसे, जो फसल का कैसे जो प्रबंधन करना है वो सब भी सीखा है। साथ में उन्होंने जो है बताया कि कैसे आपको अपनी क्वालिटी को जो है आप मैनेज कर सकते हो, अच्छी मैनेज कर सकते हो, ताकि आपको अच्छे रेट मिले। साथ में जो है क्वालिटी कंट्रोल करना, और जो ग्रेडिंग पैकिंग करना जो उन्होंने सिखाया है, ग्रेडिंग और पैक कैसे करना है, ग्रेडिंग कैसे करना है, वो सब जो सिखाया है। तो वो एक बड़ा जो है दौर था जब हमने काफी ग्राउंड में सीखा, और किसानों ने उसको अपनाया। किसानों को महसूस हुआ कि हमने जो जिस तरह से हम स्टोर करते हैं, पैक करते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं, बजाय कि अगर हम इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अपनाएं, तो हमें हमारे जो लाभ में जो है बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये एक बड़ा जो है दौर था, और एक पवन जी भी इसमें हमारे साथ थे, और हम लोग ग्राउंड में काम कर रहे थे, पवन जी ऊपर से पूरी चीजों को जो है देख रहे थे कि कैसे जो है इसको हम कैसे लिंकेज करवाएं, कैसे करवाएं। तो वो ये सब चीजें जो है पवन जी के सानिध्य में हो रहा था। हालांकि वो अभी शायद लेफ्ट हो गए हैं। तो मैं यही बात कह रहा था कि और भी फसलें, जैसे अदरक की जो फसल है, बीन की फसल है, राजमा की फसल है, इसको भी साथ साथ में जो हमने प्रमोट किया, ताकि हम मल्टी क्रॉप जो मोनोक्रॉपिंग की तरफ की बजाय जो है मल्टी क्रॉपिंग की तरफ भी बढ़े, ताकि हमारी इनकम की सोर्स भी ज्यादा बढ़े, और हम जो है इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को भी जो है मजबूत कर सकें। तो ये इस बात का भी हमने खासा ध्यान रखने की बात की कि कहीं हम मोनोक्रॉपिंग की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं।
मोनोक्रॉपिंग का मतलब एक ही फसल पे निर्भरता हमारी तो नहीं बढ़ रही है। तो वो उससे मतलब कई चीजों का नुकसान भी हमको देखने को मिल रहा था। तो हमने उसको फिर उसका इस तरह से चीजों को बढ़ाया कि हम जो है उसको डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जाएं, ताकि इस फसल के साथ हम और फसलों को भी ले सकें। अगर एक फसल का नुकसान हुआ तो हम अन्य फसलों से भी हम जो है बच सकते हैं। उनके मार्केट में आने से हमारी जो है उसमें कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम उसको जो है मैनेज कर सकते हैं घाटे को। तो ये सब चीजें जो है हम देख के कर रहे थे। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। कुलदीप जी, भंडारण के बारे में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कुलदीप जी, कि ये जो भी अनाज जी नुमा जी मतलब ये होते हैं धान्य, जी जी उनको आप जी। 1 क्विंटल को 250 ml एरंडी का तेल लगा के अगर स्टोर करते हैं तो वो खराब ही नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी अनाज है। तो इसको जी जी हम्म। जी जी। कल भी तो मैं मैंने वहाँ के बोला जो था, किसान चचा जी को भी संगठन बोला। हमारे हैं। जी जी। हाँ, तो वहाँ के ये एक बात अगर जोड़ना चाहता हूँ धन्यवाद। मैं तो। इस बात को जो है मैं उन किसानों तक पहुंचा दूंगा आपकी बात को, और ताकि हम इसको अपना सकें और इसका प्रयोग करके देखें कि कितना लाभ हाँ, किसानों को हुआ है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उसमें कीड़े ही नहीं लगते अनाज में, कोई भी अनाज को लगा। बहुत बढ़िया। जी जैसा कि आदरणीय पवार साहब ने बताया कि अरंडी का तेल डालने से हमारे किसी भी अनाज में कीड़े नहीं लगते हैं, उसका भंडारण करने में बहुत सहूलियत मिलेगी। हम किसान भाई कल भी बताया था, आपने आज भी बताया है, हम सब ने सुना है। आपस में एक दूसरे से चर्चा करेंगे। और इसमें आदरणीय सुमित वर्मा जी उपस्थित है। जी आदरणीय ओंकारनाथ जी, आपका हैंड रेज है, मैं आपको झारखंड से आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आइए और आप अपना संवाद करें। हमारे चीफ गेस्ट महोदय जी से नमस्कार सवाल मुनीलाल करें। भैया जी, नमस्कार। और नमस्कार। थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं कि वो एरंडी का प्रयोग किस तरह से करना है अनाज में। ये कुंटल जी को भैया। 250 ml, ये क्विंटल को अच्छा उसको 250 क्या, ml अच्छा उसको पूरा लगाना मिक्स है। कर देना है वो अनाज में, उसको मिक्स कर देंगे। बस बस बस, ये कुंटल अच्छा को उसमें 250 ml खाली, 100 अच्छा फिर किलो को उसमें पवार 250। जी, पवार साहब, मेरे एक मिनट में सुन लीजिए। आदरणीय ओंकारनाथ जी का सवाल ये है कि हम उसका भंडारण कैसे करेंगे, उसकी विधि बताने का कष्ट करें। ये जी कुंटल जी। कोई भी अनाज को 250 ml एरंडी का तेल लगा देना है और उसको बोरे में या ड्रम में भर देना है। तो लगा कैसे देंगे? जी एक 250 ग्राम अरंडी का तेल 1 क्विंटल में कैसे मिलाएंगे? तो ये अपने प्लास्टिक की एक टोकरा होता है ना बड़ा, तो उसमें 10 किलो अनाज डाल देना और 25 ml तेल डालना, मतलब 2-3 चम्मच डाले तो भी अपने ख्याल में आ जाता है। उसको ऐसा घोल करके जो हर एक दाने को वो लग जाता है। या तो हाथ फिर से वो लगा, हाथ हाँ, से हाथ मिक्स से। करना था, हाथ से नहीं मिक्स कर दो। नहीं, अगर नहीं पवार बड़े साहब, वो पैमाने बहुत में। गाढ़ा होता है अरंडी का तेल, तो वो उनका कहने का मतलब है, पूछ रहे हैं कि वो एक एक दाने में खबर है कैसे को हाथ से मिक्स करके लगाना है या कैसे करना है, या कोई उसको स्प्रे करना है उसके ऊपर ऐसे। नहीं नहीं एक नहीं, एक दाने हाथ को से लगने लग की ये पूछ जरूरत रहे हैं। नहीं। एक हाँ मिनट, हाथ से लग जाता हो। अगर बड़े पैमाने में होगा तो कोई एक मिक्सर नुमा अपने को एक यंत्र बनाना पड़ेगा, जैसे वो सीड ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करती है पाउडर की, हाथ से वो ढोला रहता है। उसमें एक जैसा अपने ये अपनी इसका मिक्सचर बनाते कंक्रीट का, उस टाइप का एक प्लास्टिक का आता है वो, उसमें अगर डाल के घुमा दिए तो वो लग जाता। अब मतलब सहजता से लग जाता, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप करके देख लीजिए ना, टोकरे में 5-10 किलो कोई भी अनाज लीजिए, उसमें 1 चम्मच ये तेल डाल दीजिए और हाथ से घोल दीजिए, वो लग जाता है, फैल जाता है। नहीं जी तो जी। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि दूसरा अगर ये हाँ बोलिए। मुझे थोड़ी देर के लिए, उदाहरण के लिए क्या हाँ आया उसको पवार साहब, हाँ अब गेहूं में हाँ लगाने का, इसके बाद हाँ जब उसको यूज करेंगे और हाँ। सिखाएंगे तो वो टेस्ट और उसमें तो अंतर नहीं आता। गेहूं की टेस्ट बढ़ जाएंगी, वो अपनी टेस्ट रखता ही नहीं। गेहूं की, इसकी चावल की, जो भी। मतलब स्वाद में अंतर नहीं आएगा ना? नहीं 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 नहीं, वो जो अनाज की टेस्ट है, स्वाद है, वो बढ़ जाता है। ओके।
आप एक 5-10 किलो तो करके तो देखिए। जी 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 आदरणीय मैनपाल जी, अनम्यूट कर लें, आप संवाद करें। हेलो, सदन को प्रणाम। ओम वंदे मातरम, जय गौ माता की। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है आज की। तो अब ये जो अरंडी का जो तेल वाला 1 कुंटल पे 250 ग्राम की मात्रा में चल रहा था, इसको अगर मेरे कहने का मतलब ये है, तात्पर्य जो 1 कुंटल अनाज डाल लिया किसी चदर या पल्ली के ऊपर, तो उस पे या तो जैसे छोटा एक बोतल में वो जो फुहारा सिस्टम है स्प्रे का, वो नलकी लगा के, या उससे जिस तरह स्प्रे के सिस्टम से आप छिड़क सकते हो, या फिर जिस तरह 1 कुंटल वो कर लिया उसके ऊपर छिड़का, हाथ से मलके ने भी यूज कर सकते हैं क्या, उसको तैयार कर सकते हैं गेहूं को स्टोर के लिए। तो और कितने दिन रखने के बाद इसमें जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है, बताने का कष्ट करते हैं। नहीं, वो जितने दिन रहेगा खराब होता ही नहीं। खराब तो देखो जी, हमारा जो नेचुरल अनाज है, हम जहाँ पर हवा भी नहीं जाती वहां पर रख के देख लिया है, अनाज हमारा नहीं लगता है। लेकिन जो गुणवत्ता की बात आई ना, वो जो टेस्ट बढ़ जाता है, तो वो कितने दिन रखने के बाद टेस्ट बढ़ जाता है। ये तकरीबन 25 दिन के बाद में, 15-20 दिन के बाद में। अच्छा अच्छा जी। वो तेल उसमें घुस जाता है, अपने को पता भी नहीं चलता इसमें तेल लगा है करके। हाँ 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 तो फिर ये जो गेहूं का आटा बनाने वाली जो कंपनियां है ना, हाँ हाँ। तो वो उसमें डालते प्रिजर्वेटिव, तो उनको प्रिजर्वेटिव डालने का काम ही नहीं। जी जी जी। गेहूं को लगा दो, महीना भर उसको स्टोर करके रख दो, और बाद में पीस के भर दो, वो आटा खराब ही नहीं होता। आटा कितने टाइम तक वो चल जाता है। पैकिंग में उसको कुछ नहीं होगा, महीना 2 महीने 6 महीने तो कुछ नहीं। जी। और ये जो मैं प्रक्रिया बताई है, इस प्रक्रिया से अनाज को जैसे हाथ में मल के वो तेल छिड़क के, और इस प्रक्रिया से और कर सकते हैं क्या। क्या क्या? जैसे 1 कुंटल अनाज हमने जिस तरह में पल्ली या चद्दर पे डाल लिया, और उस पे जिस तरह छिड़काव करके, या एक फुहारा नहीं सिस्टम नहीं, के। उसको प्लास्टिक के बड़े बड़े वो ये नहीं आते क्या, अपन गौ माता को चारा वगैरह देते, वो ऐसा तिरछा फूल नुमा। वो आते तसड़े आते बड़े। हाँ, तसले में लगा दीजिए ना। अब अच्छा। देखिए, एक घर को खाने के लिए कितने गेहूं लगेंगे? 2-3 कुंटल। हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कर, हाँ, तो वो दाल को, अपने जो भी अनाज खाने के अनाज है उनको क्योंकि ये चावल में ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ, चावल में तकरीबन ज्यादा दिक्कत आती है। चावल में उसमें ज्यादा दिक्कत आती है, हमने देखा है, जो रासायनिक हम्म। चावल आता है उसके अंदर, और जो ऑर्गेनिक किसान जो पैदा करते हैं ना, उसके अंदर दिक्कत नहीं आई। मैं किसान से मंगवाया था ऑर्गेनिक चावल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई सुर्सी नहीं आई है, कोई कुछ नहीं आया है। बहुत ही अच्छी जो क्वालिटी होगी ना, जो जिस तरीके से तैयार किया होगा, उसके अंदर नहीं आती और होती। मणिपाल जी, और एक उसमें सिस्टम है, अगर कोई भी फसल पूर्णिमा के 3-4 बाद में अगर कटती है, जी जी। तो उसमें कीड़ा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हाँ। क्या है जी, कीड़ा कब लगता है, जब अनाज नमी के दौरान निकाल लिया जाता है, और वो तुरंत भंडारण किया जाता है, उस टाइम कीड़ा लगता है। अगर अनाज सुखा के ने और कुछ दिन खुला रखे अनाज को, उसकी नमी बिल्कुल सूख जानी चाहिए, फिर स्टोर करेंगे ना, तो वो 2 साल रखेंगे तो भी नहीं लगेगा वो। बराबर। ये अपने पुराने पुरखे करते थे, अब ये कोई करता नहीं। बिल्कुल करता नहीं, मेहनत नहीं करता। लेकिन अगर नहीं नहीं, करता नहीं मतलब किसान आर्थिक, शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से कमजोर बनाया जा रहा है सिस्टम की वजह से। बिल्कुल पैसा नहीं रहा तो इसके दिमाग, अंदर। जेब में पैसा नहीं रहा तो कोई चीज सूझती नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद जी आपका। आपका भी धन्यवाद। और इस संवाद, सुंदर संवाद हुआ। प्रणाली मराठी जी का हैंडरेज है, उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी बात रखें। ओम ओम सदन को कोटि कोटि प्रणाम वंदन। आज का मार्गदर्शन सम्माननीय कुलदीप जी का बहुत अच्छा, मार्केटिंग पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया उन्होंने। मेरा एक प्रश्न था कि अरबी क्या होती है? अरबी यानी दूसरा नाम क्या है उसका, अरबी का? ये पोटैटो जैसा है क्या फल अरबी? ऐसा एक प्रश्न था मेरा। और अभी अभी गजानन जी ने जो बताया एरंडी लगाना, यह पहले से ही घर में माता एरंडी का तेल हमारे घर में जो रखा जाता है धान खाने के लिए, उसको लगाते हैं। वो कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, हाथ से ही लगाते हैं कि इसका जो वास होता है या स्वाद होता है, इसी से भी वो धान्य लगता नहीं है, इसको कोई कीड़े आदि लगते नहीं हैं एरंडेल से। और आज का जो मार्गदर्शन कुलदीप जी का था, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और मेरा इतना ही प्रश्न है कि अरबी का दूसरा नाम क्या है? मेरे समझ में नहीं आता है, अरबी किसे बोलते हैं ये? ओम। घुइयां घुइयां हाँ, घुइयां। यानी वो पोटैटो जैसा होता है क्या? पोटैटो जी बेल जी वाला? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पोटैटो जमीन के नीचे आलू होता है। होता है, हाँ, हमारे यहाँ अरबी और कणगी। घुइयां। हाँ, अरई बोलते हैं, अरई बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, घुइयां बोलते हैं। अब महाराष्ट्र में जो बोलते हैं, महाराष्ट्र में आदरणीय नहीं है ये शब्द, नहीं है महाराष्ट्र में कणगी। क्या डॉक्टर कणगी? डॉक्टर किशोर जी बहुत बता सकते हैं, डॉक्टर किशोर दुबे जी कि जी जी। जी। प्रणव जी, अपने हाँ, तरफ जिसको धोपा बोलते हैं ना, धूपा। नहीं नहीं। हाँ हेलो, धोपे का जो कंद रहता है ना, वैसा ही रहता हूँ एक्चुअली। हाँ हाँ, कणगी हाँ कणगी बोलते हैं क्या? कणगी, ठीक है, हाँ कणगी। चलिए। आदरणीय बमनेश्वर राय जी सादर आमंत्रित हैं। ओम ओम। जी जी, आदरणीय मुनीलाल जी, इस मंच के सभी महानुभावों को हृदय से प्रणाम। और बहुत ही अच्छा चर्चा रहा है। आज के मुख्य अतिथि कुलदीप जी जो मार्केटिंग के मसीहा है, और उनकी जानकारी हम लोग को समय समय मिलती है, बहुत ही अच्छी रहा। अरबी के बारे में बताया गया। ये अरबी जो है, जो लोग इसको खाते हैं वो जब मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो अगर दिखाई दे देता है तो वो जरूर खरीदते हैं। और मैं खुद, मेरा सबसे पसंदीदा ये वो है, इसको मैं खुद खरीदता हूँ और घर पे ला करके उसको खुद साफ करके काट करके और फिर पूरा बना करके तब मैडम को देता हूँ और तब वो बनाती हैं। इसके पत्ती भी यूज में सब्जी में किया जाता है। इसका जो है पकौड़ा वगैरह भी बनाया जाता है। अब आप समझ गई होंगी कि इसकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी होती हैं। और ये किचन गार्डन में करीब करीब, अब महाराष्ट्र का तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर परिवारों में अपने हैंडपाइप के आसपास लोग किचन गार्डन में ऐसे लगा देते हैं। और ज्यादातर यूज जो है पत्तियों को सब्जी और पकौड़े वगैरह बनाने में करते हैं। और इसी का कंद भी रहता है जो आपको मार्केट में आता है, छोटे छोटे उसके कंद होते हैं और बड़ी अच्छी सब्जी है ये। उसके लिए भी बड़ा अच्छा होता है, मतलब न्यूट्रिएंट के मामले में भी। इसका बोटेनिकल नाम भी केलोकेशिया स्कुलेंटा है, तो इसके माध्यम से भी आप समझ सकती हैं कि ये किसको कहते हैं। तो ओम ओम, बस समझ में यही। आया भाई जी, समझ में आया। हमारे यहाँ जी जी, सुरण बोलते हैं इसको, सुरण जी बोलते आप हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। सूरन जो है वो, उसके कंद जो है बड़े बड़े होते हैं, गोल टाइप होते हैं, वो सूरन है। इसके कंद जो है बड़े छोटे छोटे होते हैं। और एलिफेंट लाइक होते हैं इसको, एलिफेंट फूड, हाँ, एलिफेंट फूड वो सर्च कणगी करेंगे। नहीं बोलते, हमारे यहाँ कणगर हाँ बोलते हैं, कणगर।
भूमि में आता है, सब कणगर होता है, हाँ, मालूम हुआ। मुख्य रूप से इसकी पत्तियां जो है बिल्कुल हरी होती हैं और इसकी पत्तियों का यूज, सारे पत्तियों का यूज किया जाता है। तो सब पत्तियां भी सब्जी और पकोड़े वगैरह में काम आ जाते हैं। अगर गांव में कोई 2-4 आदमी, एक आध आदमी अगर इसको लगाता है तो मानकर चलिए कि लोग जो है, गांव के लोग अगल बगल से उसको जब जाते हैं तो उसमें से 2-4 पत्ती जरूर तोड़ करके ला करके अपने घर इसका पकौड़ा बनवाते हैं, मांग के लाते हैं। मतलब ये हमारे वहाँ बहुत अच्छा है और सब्जी इसकी बहुत अच्छी होती है। कच्चे नहीं खाया जाता है, कच्चे में थोड़ा सा इसमें वो रहता है, इसको पका कर ही खाया जाता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा मार्केटिंग पर आपका चर्चा रहा। और सबसे बड़ी बात जो आज कुलदीप जी ने बताया कि छोटे ग्रुप में जो मार्केटिंग होता है वह एक्चुअल में बेनिफिट वही है। जैसे कि रघुवंशी जी देख ही रहे हैं कि 25 किलो तक पहुंचा दिए, कहाँ पे और किस तरह से 3 दिन भले लगा, 4 दिन भले लगा, लेकिन वो वहीं से बेच रहे हैं और 100 रुपया किलो बेच रहे हैं। तो कम पैदावार करके भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा संवाद रहा आज की आदरणीय योगाचार्य बहन कविता जी ने योग कराया, और आज के कुलदीप और निहाल जी ने जो हमारे चीफ गेस्ट महोदय थे, उन्होंने बहुत सफल मार्गदर्शन दिया है और हमेशा देते रहते हैं मार्केटिंग के ऊपर। मैं रंजना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, और कई दिनों से हमारे अन्य साथीगण की आवाज सुनने को नहीं मिली है, जो हमारे पुराने किसान हैं जिन्होंने पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण लिया है और प्रशिक्षण लेकर के उन्नतिशील कृषक बने हैं, फार्म लैब तैयार किया है, प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, समृद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे किसानों का अनुभव भी हम सदन में सुनना चाहेंगे, सभी भाई बहनों का। तो एक एक करके जो है एक एक दिन सबका मार्गदर्शन मिले, इस आशा और उम्मीद के साथ कि सबको पुनः चर्चा हो जाए आपस में। एक किसान दूसरे किसान से अपना अनुभव शेयर करेगा, समस्याएं बताएगा, समस्या का समाधान कैसे होगा या क्या क्या समस्याएं आई हैं उसका समाधान कैसे हुआ, इस विषय पर भी आगे चर्चा होगी।